अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नौशीन शेख, न्यूजीलैंड बेस्ड साइकियाट्रिस्ट। आज मैं अपने पार्ट 3 के साथ हाजिर खिदमत हूँ, अंडरस्टैंडिंग ओवर चिल्ड्रन। पहले पार्ट में हमने अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्फ के बात की थी, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ओवर मैरिजेस। आज मैं बात करूँगी अंडरस्टैंडिंग ओवर रिलेशनशिप्स। हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि किस तरह से हम उनके साथ जो है बर्ताव करते हैं, वही रिलेशनशिप का बर्ताव या हमारा किस तरह से मैनेज करते हैं उन रिलेशनशिप को, बहुत हद तक असरअंदाज होता है कि हमारे बच्चे उस पे किस तरह से मुतासिर होते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ तो रिश्ते ऐसे आते हैं जो कि हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं, जिनकी ताबेदारी और जिनके साथ अकीदत और मोहब्बत हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, जिसमें माँ बाप आ जाते हैं, हमारे अपने माँ बाप, हमारे अज़वाज जिसमें शौहर और बीवी का रिश्ता, और हमारे बच्चे जिनके साथ एहतराम, मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता जो है हमारे लिए ऑब्लिगेशंस में है कि हमने इनको अच्छी तरह से इनके साथ सलूक करना है, जिसका हुक्म कुरान में भी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसके अलावा तमाम रिश्ते जो हैं वो हमारे हुस्न सलूक के जो हैं वो हमारे हुस्न सलूक के हकदार हैं। तो इनमें कौन से रिश्ते आ जाते हैं जो जिनके साथ हमें हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है। इसमें हमारे वो रिश्ते आ जाते हैं जो कि ऑब्लिगेशन में नहीं है। सबसे पहले तो इन लॉस, जिसमें कि लड़की के सास ससुर भी और लड़के के सास ससुर भी आ जाते हैं। हमारे बहन भाई, हमारे बाकी रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले, हम किसी के साथ भी जिनके साथ हमारा लेन देन चल रहा हो और जिनसे हम लोग मिलते जुलते हैं, हमारे दोस्त, उनके दोस्तों की फैमिलीज, ये सब ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ हमें हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। अब हुस्न सलूक और फ़राइज़ में क्या जो है फ़र्क है, ये बहुत हमें जो है समझना चाहिए, क्योंकि हम रिश्तों में डगमगा जाते हैं, उनको उनमें खिचड़ी बना देते हैं और उस खिचड़ी की वजह से हमारे वो रिश्ते बहुत हद तक अफेक्ट होते हैं जो कि हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। मसलन हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे और हमारे अज़वाज, क्योंकि हम उन दूसरे रिश्तों में ही बस एक खिचड़ी बने हुए होते हैं। अगर हम इनको पहले ही क्लियर कर लें, शादी से पहले ही क्लियर कर लें, तो बहुत बेहतर होता है। हमारी शादी जो है वो इस किस्म के हालात में होती है, ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिजेस और इवन लव मैरिजेस ही, कि शादी से पहले ही रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। और वो क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी शादियाँ जो हैं वो सादगी से नहीं होती हैं। वो उनमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी जाती हैं, हर किस्म के फंक्शंस में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि दोनों तरह की रिश्तेदारियों में कोई ना कोई दरार पैदा कर देती है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी शादियों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। उसमें जो हम खर्चे इतने ज़्यादा कर देती हैं ना, वो खर्चों का बर्डन हम मियाँ-बीवी पे डाल देती हैं एट द एंड। क्योंकि इतने खर्चे करने के बाद जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उन रिश्तों से। तो खर्चे कम करें ताकि दबाव रिश्तों में कम पड़े। इसके साथ-साथ जहेज़ और मेहर के भी जो सारे मामलात हैं वो पहले से तय हो जाने चाहिए। अगर दोनों घर वालों में बैठ के आराम से सुकून से एक मुआहदा कर लिया जाए या कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कितना मेहर होगा, कितना जहेज़ होगा, और इनमें दोनों में कोई बर्डन ना पड़े। ना जहेज़, मैं तो समझती हूँ कि मेहर उतना ही होना चाहिए जितने का जहेज़ बना जाए। यानी कि दोनों में बिल्कुल बराबरी हो। इसी तरह से खाने के मामलात में भी अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, तो किसी भी फैमिली में कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, कोई रिश्तों में दरारें नहीं आएँगी। एक फंक्शन रखें, दोनों फंक्शंस और एक ही फंक्शंस में निकाह सादगी से किया जाए। हाँ, वलीमा आप जितना बड़ा करना चाहें करें। उसमें आप चाहे तो दोनों मिलके कर लें या फिर लड़के वालों को ही इसका पूरा इंतज़ाम करना चाहिए। इसके बाद अगर मियाँ-बीवी भी बैठ के, शादी से पहले भी अगर बैठ जाएँ या शादी के बाद भी अगर पहले या दूसरे दिन वो ये काम कर लें कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो ये बात को पे तस्लीम हो जाएँ कि कौन किसके माँ-बाप की कितनी इज़्ज़त करेगा।
अगर इस तरह से कर दिया जाए, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने औलाद को अपने माँ-बाप के साथ सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इसमें सिर्फ़ माँ-बाप आ जाते हैं, सास-ससुर नहीं। और इसमें ये भी नहीं आता कि सिर्फ़ लड़के पे अपने माँ-बाप का सलूक, हुस्न सलूक है, फ़र्ज़ है, लड़की पे नहीं है। तो मर्द और औरत दोनों पे अपने माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक फ़र्ज़ है। जबकि अपने सास और ससुर के साथ हुस्न सलूक जो है वो ज़रूरी है कि अगर वो करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो उनको उनके फ़राइज़ में शामिल नहीं है। तो अगर ये बात पहले से तय कर दी जाए कि कितनी दफ़ा जो है वो उसको अपने घरवालों के साथ लड़की को जाना चाहिए, या वो किस हद तक अपने सास-ससुर की खिदमत करे, और मर्द को भी किस हद तक अपने सास-ससुर की, जो कि लड़की के वालिदैन हैं, उनका एहतराम किया जाए, उनके साथ कितनी दफ़ा मिला जाए। और ये सारे मामलात अगर तय हो जाएँगे तो रिश्तों में दरारें नहीं पड़ेंगी, पहले से पता होगा। और दूसरे ये कि मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि शादी से पहले या शादी के पहले दिनों में ऑब्ज़र्व ज़्यादा करें, समझें रिश्तों को ज़्यादा, समझाएँ कम। हम अपने आप को समझाने में इतना वक़्त ज़ाया कर देते हैं कि दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो शुरू में कुछ खामोशी से, ज़रूरी नहीं है कि हाँ से हाँ मिला दी जाए। हम कई दफ़ा रिश्ते में शुरू में इतनी ज़्यादा हाँ से हाँ मिला देते हैं कि बाद में हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम खुद अपनी एक्सपेक्टेशन रेज़ कर देते हैं। तो अगर शुरू से ही आप इस तरह से किया जाए कि आप पहले सिर्फ़ एक ऑब्ज़र्व करें कि कौन-सा रिश्ता आपसे क्या चाह रहा है, उनको क्या पसंद है, और आप उनकी पसंद के मुताबिक, ज़रूरी नहीं कि अपने आप को चेंज करें, लेकिन अगर उनकी पसंद की चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो आप रिश्तों को मज़बूत कर सकेंगे। एक-दूसरे की बुराइयों से भी बचें, और ख़ासकर बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी एक-दूसरे के ख़ानदान की और अपने इवन दोस्तों और फ़ैमिली के किसी भी बंदे की अगर आप जितनी बुराइयाँ करेंगे या ग़ीबतें करेंगे, आपका बच्चा वो सुन रहा है। वो आपको वो एहतराम नहीं दे सकेगा। और जब वो आपको एहतराम नहीं दे सकेगा तो आप कुछ भी कहेंगे या करेंगे तो वो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगा। उसकी पर्सनैलिटी में वो इम्पैक्ट नहीं आ सकेगा जो आप बनाना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने रिश्तों को पहले निखारना है, तभी वो रिश्ते ज़्यादा मज़बूत होंगे जो आप अपने बच्चों के साथ बनाना चाहते हैं। इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है इन रिश्तों में कि उसी कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने हस्बैंड से या हस्बैंड अपनी वाइफ़ से ये भी तय कर ले कि वो दोनों अगर कमा रहे हैं, तो उसकी कमाई का हिस्सा कहाँ खर्च होगा। वो खर्च वो दोनों अपनी फैमिली के ऊपर करना चाहते हैं, या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें कि दोनों के माँ-बाप आ जाते हैं, तो वो भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। ताकि बाद में ये इससे भी बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं और दरारें आ जाती हैं रिश्तों में कि ये पता नहीं चला जाता कि किस तरह से वो मनी मैटर्स को संभाला जाए। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस को पहले से क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपने पढ़ाई भी करनी है बाद में, तो उस पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, और इसके अलावा अगर आपने आगे कमाई भी करनी है, तो उस कमाई का हिस्सा कहाँ-कहाँ खर्च होगा। इसमें मियाँ की कमाई का भी हिस्सा कहाँ-कहाँ खर्च होगा और कितना खर्च होना चाहिए, और बीवी का भी खर्चा कहाँ-कहाँ होगा। इस तरह से तो एक तो बजटिंग अच्छी हो जाती है, दूसरी हर हर ब बंदा क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरह से अपने मामलात को आगे ज़िंदगी में बढ़ाना है। यकीन कीजिए यही मामलात अगर शुरू में ही सही तरह से हैंडल ना किए जाएँ, तो बहुत हद तक वो मसाइल पैदा कर देते हैं, अब उन रिश्तों में, आपस के रिश्तों में, और आपकी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिश्तों में। और यकीन जानिए, आप चाहे जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या आप अपनी अपनी फैमिली में रह रहे हों, आप सबसे मिलते-जुलते हैं। आपका बर्ताव आपके सारे रिश्तेदारों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ कैसा है, ये बहुत हद तक अफ़ेक्ट होता है कि आपके बच्चे आपके साथ कैसे सलूक करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा था कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएँ कि वो हमारी इज़्ज़त करें? तो मैंने बस हँस के यही कहा था, आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करें, तो आपको उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि वो आपके साथ क्या सलूक करें। वो आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जैसा आपने अपने माँ-बाप के साथ किया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।